हाँ, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब जो थ्योरी होगी और न्यूमेरिकल का जो पार्ट होगा वो सारी एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो उनके साथ जो न्यूमेरिकल होगा उनको भी पढ़ते निकलेंगे। ठीक है, तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चीज डिटर्मिनेंट होता क्या है, उनके थ्योरी के बारे में स्टार्ट करो। चलो देखो, पहला चीज डिटर्मिनेंट होता क्या उनके बारे में लिखो। लिखा हुआ है, इसमें है कि सारणिक एक टर्म है। सारणिक एक टर्म है, नहीं हो रहा है। सारणिक एक टर्म है जिसमें किसी भी संख्या या राशि को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं में बंद करके वर्गाकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इस डिफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को, तो उसके लिए सीधा एक चीज याद रखेंगे कि सारणिक होता क्या है। तो सीधा समझेंगे कि सारणिक एक पद है। क्या है सारणिक? मतलब वो डिटर्मिनेंट एक पद है। पद का मतलब क्या होता है? टर्म। अब कैसा टर्म है इनके बारे में जानते हैं। तो पहला चीज ये लिखो, नहीं तो बाद में लिख लेना, हम अभी समझा के निकलते जाते हैं, भेज देंगे पीडीएफ। ठीक है, तो सारणिक जिसमें किसी भी संख्या या राशि को दो ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइन। दो लाइन होता है, एगो हॉरिजॉन्टल होता है, एगो वर्टिकल होता है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं जानते हो? देखो इधर, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इस एक्सिस का अन्य नाम क्षैतिज अक्ष। नहीं जानते हो? एक्स एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक चीज ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी बोलो। वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो डिटर्मिनेंट एक टर्म है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक टर्म है जिनको दो वर्टिकल लाइनों के द्वारा क्या किया जाता है? उनके अंदर की संख्या को निरूपित किया जाता है। समझ में आ गया क्या बोले? चलो अब देखो आगे क्या है। उसके बाद इसे डेल्टा या डी से सूचित किया जाता है। डिटर्मिनेंट को किससे सूचित किया जाता है? डेल्टा। आप कहिएगा डेल्टा क्या होता है? त्रिभुज के टाइप का जो लिखा होता है, इस तरह से अगर त्रिभुज, इस तरह से अगर त्रिभुज बना हुआ है छोटा सा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। याद रखिएगा क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। या इसको डी से सूचित किया जाता है। किसको? डिटर्मिनेंट को। अगला बात, जब दो वर्टिकल लाइन के बीच, किसके बीच? दो वर्टिकल लाइन के बीच, जैसे ए बी सी डी, अगर इसको लिख दिए तो अगर इसके अंदर चार एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है? चार, जिसको दो रो और दो कॉलम, इसका क्या क्या नाम है इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सारणिक। सेकेंड ऑर्डर सारणिक का मतलब कि जिसमें दो रो होना चाहिए और दो कॉलम होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का सारणिक। ठीक है, चलिए आगे है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर का सारणिक है, इसको कौन सा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो ये सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें कह देगा कि इसमें कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है, कितना तत्व है। तो ये पहला चीज कितना बाय कितना का एलिमेंट डिटर्मिनेंट है? 2/2 का। तो इसमें तत्व की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। 3/3 करेगा तो 9, 4/4 करेगा तो 16। तो इस तरह से अवयव तत्व का संख्या निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? m गुना n को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे m यहाँ पर क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो उसके अंदर कितना तत्व है उसकी संख्या हमको क्या होगी? पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि सेकेंड ऑर्डर सारणिक का तत्व का संख्या निकालेंगे। अगर मान के चलिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहेगा, कितना ऑर्डर?
थर्ड ऑर्डर। जब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसके अंदर तत्व की संख्या कितनी होगी? 9। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगला, अब आगे आता है पंक्ति और स्तंभ का क्या क्या नाम है। नेम ऑफ रो एंड कॉलम। अगर रो और कॉलम रहेगा, जैसे मान के चलिए अपने लोग को पता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉलम, इसको रो। अब जानते हैं कि इसका नाम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या चीज? इसको रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और इसको रो बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। और तो चलिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। इसको कौन सा रो बोलते हैं? फर्स्ट रो। इसको सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम। अब इसका नाम कैसे रखते हैं, जैसे देखिए, ठीक उसी तरह से जब 3x3 का रहेगा, इसको बोल देंगे कॉलम 1, इसको बोल देंगे कॉलम 2, इसको बोल देंगे कॉलम 3, इसको बोल देंगे रो 1, इसको बोल देंगे रो 2, इसको बोल देंगे रो 3। तो शॉर्ट में R1 R2 R3 C1 C2 C3। इस तरीका से ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से जाते, बहुत बेसिक हो गया, जो छोटा छोटा बात है उनको आज हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विकर्ण का नाम। इसमें एक चीज रह गया, इनके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे ABCD, ये तो ठीक है। अगर मान के चलिए हमको दिखाना है कि कैसे इनको निरूपित करेंगे, तो इनको बोल देते हैं इस तरह से। इसको पहला नाम रख देते हैं A11, A12, A21, A22। क्या हुआ? A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो 11 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 11 क्या बता रहा है? रो और कॉलम को। जहां पर रो, यहाँ पर कौन सा रो है? ये कौन सा रो को इंडिकेट करता है? फर्स्ट रो को। और कॉलम कौन सा इंडिकेट करता है? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को। समझ में आ गया? तो इस तरह से नाम रखा जाता है। अगर कहीं पर A31 लिखा हुआ है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। चलिए अगला, अब आता है विकर्ण का नाम। कौन सा विकर्ण किसको बोलते हैं? नेम ऑफ डायगोनल। अगर मान के चलिए ये किस कौन सा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखना है, ये जो इस टाइप का लिखा हुआ आपको दिख रहा है, किस टाइप का? ये इस टाइप का जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रधान या मुख्य विकर्ण। और इसको जो बोलते हैं, इस टाइप का जो डायगोनल यहाँ दिख रहा है, इस टाइप का डायगोनल, इसको बोलते हैं क्या चीज? सेकेंडरी डायगोनल। कौन सा डायगोनल? सेकेंडरी डायगोनल। हिंदी में माध्यमिक विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब 3x3 का डिटर्मिनेंट रहेगा तो इसको कौन सा डायगोनल बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। शॉर्टकट में PD। क्या बोलेंगे? PD। और ये होगा कौन सा? SD, सेकेंडरी डायगोनल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नेम ऑफ एलिमेंट। नेम ऑफ एलिमेंट तो हम पहले बताए, यहाँ देखिए विस्तार से बताए हैं। इसको बोलेंगे A11, इसको A12, इसको A13। नो की ऐसे इंडिकेट करेंगे कि A11, फिर A21, A31, फिर A11, अब नीचे A12। इस तरह से इंडिकेट नहीं करेंगे। इंडिकेट कैसे करेंगे? इस तरह से एक एक बढ़ता जाएगा, 11 बढ़ता जाएगा, 12 बढ़ता जाएगा, 13 बढ़ता जाएगा। आपको पता है कि ऐसे ही क्यों बढ़ रहा है? पता है ऐसे ही क्यों बढ़ता, ऐसे क्यों नहीं बढ़ता? जैसे अभी बता रहे हैं, ये मेथड गलत क्यों है और ये मेथड सही क्यों है? पता है? चलिए जानते हैं पता काहे नहीं। जैसे हम इसको इंडिकेट करते हैं, जैसे देखिए A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22 और A23, फिर है A31, A32 और A33। ये चीज है। अब इसमें देखो, अगर हम इधर से देखिए, ये लास्ट वाला क्या इंडिकेट करता है? ये लास्ट वाला क्या इंडिकेट करता है? 1 कॉलम को। क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉलम को। और शुरू वाला 1 क्या इंडिकेट करता है? रो को। अब देखिए इसमें, इस लाइन में रो कांस्टेंट है या कॉलम कांस्टेंट है? रो कांस्टेंट है ना। रो क्या है? कांस्टेंट है। जब रो कांस्टेंट है और कॉलम का मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जब रो कांस्टेंट हो और कॉलम का मान चेंज हो रहा हो, इसका मतलब है कि वो रो पूरा इतना बड़ा भी रहेगा तो वो R1 ही होगा।
R1 ही होगा ना, लेकिन कॉलम क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 1 का मान वैसे रहता है, 1 के बाद 1 2 आगे होता है, बल्कि 2 1 आगे नहीं होता। समझ में आ गया ना। यहाँ हम 2 1 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 2। इसीलिए रो मतलब यहाँ पर ये जो मेथड अभी बताए A11 A21 ये गलत हो जाता है। समझ में आया क्यों गलत होता है, अब भूलेंगे नहीं ना। तो इसी मेथड से लिखने के लिए मतलब ये तरीका अपने लोग का गलत हो जाता है और ये तरीका सही रहता है। दोनों तरीका जानना जरूरी है, तब गलत और सही को पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, सारणी के तत्व को कभी कभी उनके पोजीशन या यानी स्थान के नाम से निरूपित किया जाता है। मतलब जैसे देखिए मेरा पोजीशन है, अगर मान के चलिए इस शहर में हम अकेला आदमी रहेंगे, सिंगल आदमी, तो हमको बहुत लोग कहेंगे क्या चीज, मेरा लोकेशन जानने के लिए सिमराही सुपौल कहेगा। अगर हम अकेला रहेंगे तो अगर हम अकेला आदमी है तो सिमराही सुपौल के नाम से जानेगा। ठीक है, और वही चीज अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उनका कुछ खास लोकेशन हो जाएगा ना। जैसे जैसे सिमराही सुपौल, सिमराही का तो कुछ खास लोकेशन होगा, जैसे रामनगर हो गया, परसरमा हो गया, इस तरह से होगा कुछ खास लोकेशन। ठीक उसी तरह से डिटर्मिनेंट के तत्व का कुछ खास लोकेशन होता है, उसको जानने के लिए उसके स्थान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्थान के नाम से। जैसे इनका स्थान हो गया A11, इनका स्थान का नाम पहले से हो गया A12 A13। अब मान के चलिए कोई डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट दे दिया 1 2 3 3 4 5 6 7 8। अब हमको कह देगा फलना आदमी मतलब A31 नाम का कोई स्थान है, उस स्थान के का जो डिटर्मिनेंट का अंदर संख्या है उसका नाम बताओ। A31 का, किसका, A31, 3 मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा आंसर 6 होगा। तो ये चीज का पता लगाने के लिए हमको स्थान के नाम से भी कभी कभार जानते हैं, इसलिए इनके नाम को जानना जरूरी है कि किस नाम से जानेंगे। A11 के नाम से, A21 A31 कैसे जानेंगे, A11 A12 A13 कैसे जानेंगे। हाँ ये याद रखेंगे, नहीं तो अगर हो सकता है बीच में भूल गए तो उसको याद कैसे रखेंगे। पहला ऐसे नहीं जाएंगे कि A11 A21 A31, कैसे जाएंगे A11 A12 A13, ये रास्ता याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो रहता है AIJ, शॉर्ट नेम इसको क्या बोलेंगे, AIJ, नॉट AJI, क्या बोलेंगे AIJ या AJI, AIJ नॉट AJI। समझ में आ गया। जब AIJ बोलेंगे जहां I क्या दर्शा रहा है, रो, और J क्या दर्शा रहा है, कॉलम को। अब जैसे ही AI रो को और J कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, अब उसके जगह हम कुछ भी रखेंगे। जैसे हम देखिए कुछ सवाल इसमें दिए हुए हैं, इस सवाल को जैसे आप बनाइएगा तो वहां आपको कुछ यूनिकनेस जरूर मिलेगा। आगे सवाल है हम आपको वहां देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ सवाल दे ले, ऐसा नहीं दे ले। अब दे दिया है कि ए और आई जे का मान वेरी करेगा, बनो कॉपी में ए और आई जे का मान अलग अलग वेरी करेगा आई स्क्वायर माइनस जे के टर्म में। अब इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालो। जब तक इस चीज का थ्योरी क्लियर नहीं होगा इस चीज को बनाना संभव नहीं है। इसीलिए ए आई जे बराबर दिया है आई स्क्वायर माइनस जे, इसका मान निकालो। जहां आई का मान क्या, देखो यहाँ इसको बनाने का तरीका हम समझा देते हैं, बनेगा कि नहीं ध्यान से देखना। आई और जे है, अगर मान के चलो हमको डिटर्मिनेंट बनाना है पहले दो गो, एगो सेकेंड का ऑर्डर का, एगो थर्ड ऑर्डर का, तो हम सेकेंड ऑर्डर का बना दिए हैं, ठीक है। जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तुमको बनाना है वो कैसे बनाना है, जो थर्ड ऑर्डर, हाँ तो उसमें क्या करो, सीधा थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। अगर A11 निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1, जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 21 निकालेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर 31 यहाँ लिखेंगे। इस तरह से बना करके देखो। आप लोग भी बनाइए वीडियो को पॉज करके। वाह डिटर्मिनेंट, अभी तो नैया पार कराएंगे, टेंशन क्या ले रहा। सवाल सब ऐसा ऐसा है जो है, इसलिए ना बोले पहले डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाता है।
मैथ्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो हम नहीं बताएंगे और उस पर सवाल नहीं देंगे। एक एक सवाल होगा, उसमें निफिक्र होकर के रहना है। अब किताब पे डिपेंड नहीं रहना है किताब में कितना सवाल दिया है। बन गया? कितना है आंसर? कितना आया? अच्छा, हम यहाँ पर क्या था? ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे। तो पहला A11 का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। A12 निकालेंगे, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना होगा? -1। A13 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 -2। फिर A11 के बाद A21 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। A22 का मान कितना आ जाएगा? 2। A23 का मान 2 दूना 4 में से 3 गया 1। 9 में से 1 गया 8। बात नहीं करना। 3 2 9 में से 2 गया 7। 9 में से 3 गया 6। इसका आंसर कितना आया है? 0 -1 -2। ठीक, 3 2 1 8 7 6 आया है। इतना आया है आंसर। क्या बोले? दिखता है अभी सिस्टम में, दिखता है टोटल चीज नहीं दिखेगा सब कुछ। ये चीज लिखो, हो गया? इतना आंसर आ गया है ना? ये आंसर है ये। तो इस तरह से अगर रहेगा, अगर वेरिएशन कर देगा, कभी कभी ऐसे कर देगा ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे इंटू आई जे। देखो, अगर क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा, लिखो 3 गो क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में बना के लाने के लिए। लिखो, अगर ए आई जे बराबर आई प्लस जे इंटू आई स्क्वायर, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एवं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर हो, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन, अगर ए आई जे बराबर आई क्यू माइनस जेड इंटू जेड का स्क्वायर हो, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। ये 3 क्वेश्चन को ट्राई करना है HW में करके आने के लिए। स्टूल लाना सचिन, स्टूल लो। नहीं चले ना क्या?
नहीं यही चीज, अभी क्लास खत्म कहाँ हुआ, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, चलो आगे जानते हैं अगला। अब देखो फिर यहाँ पे आई जे में वेरिएशन दे दिया, इसको अगला क्वेश्चन ये भी लिखो। यहाँ आई जे में वेरिएशन क्या दे दिया है कि जहां पर आई और जे बराबर होगा वहां पर डिटर्मिनेंट इसके एलिमेंट का जो होगा संख्या वो 0 लेना है। जहां आई ग्रेटर देन जे रहेगा वहां 1 लेना है। जहां आई लेस देन जे रहेगा वहां -1 लेना है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो लिए है A11 और A22, यहाँ आई और जे का मान इक्वल है ना यहाँ A11 में। जहां समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, देखो बता रहे जैसे A11 है, A11 में आई का मान और जे का मान इक्वल है। तो जहां आई और जे का मान इक्वल होगा वहां देखो वहां 0 मान रखेंगे डिटर्मिनेंट निकालते समय। कहने का मतलब समझा, जैसे A11 A12 A21 A22 ये हो गया डिटर्मिनेंट 2/2 का, हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो जो A11 A12 A21 A22 यहां पर देखो कि ये जो है ये इसमें देखो कि आई और जे का मान इक्वल है। तो इसके जगह पे देखो यहाँ क्या करा 0, इसका जगह डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा 0। फिर देखो यहाँ A12 है, क्या है 12, यहाँ पर आई और जे में कौन किसका मान बड़ा है, आई का या जे का, जे का। तो आई लेस देन जे, तो आई लेस देन जे में वहां मान रखें कितना -1। तो आई लेस देन 12 का है ना, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट का मान -1, ये 21 में हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा जैसा कर रहा आई जे में वेरिएशन किया है उस टाइप से इस तरह से 2/2 का निकला। अब तुम इसको क्वेश्चन को लिखो और थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करो। लिखो होमवर्क में क्वेश्चन लिखते चलो। थ्योरी पढ़ने का मजा तभी ना है कि जब क्वेश्चन साथ साथ हो। हाँ आई जे को वही वेरिएशन करो। सेकेंड ऑर्डर हम निकाल दिए, तुम लोग थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट ज्ञात करके आना है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैथ जितना प्रैक्टिस करेगा उतना बेहतर होगा। क्वेश्चन से मत भागो कि बन जाएगा तो बना लेंगे, नहीं बनाना है। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब आता है कि पंक्ति और स्तंभ के संचालन के लिए संकेत, नोटेशन फॉर रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ ये जानते हैं। ऑपरेशन करना नहीं हुआ, ब्लड चीरफाड़, वो ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पर संचालन करना। हाँ मतलब इंटरचेंज करना, कहीं गुना कर दिए, कहीं जोड़ दिए, कहीं घटा दिए, इस तरह का जो होता है उसका ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो पहला चीज आता है कि जब RI में लिखा हुआ कहीं रहे तो इसका मतलब है कि ये किसको दर्शाता है। RI का मतलब क्या, ith पंक्ति को दर्शाता है, ith रो को दर्शाता है। ith I1 R दिया है, R मैंने क्या चीज, रो, R मैंने रो। तो ith रो को दर्शाता है कौन, RI, कौन दर्शाता है, RI। अब रहेगा CJ, इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है, CJ, गेट लगा, लाइट आता है, गेट लगाओ तुम। CJ का मतलब jth कॉलम, jth कॉलम मतलब समझे, CJ। RI का मतलब हो गया कि I1 रो। जैसे देखो A13 कहेंगे ये कौन सा रो कौन सा कॉलम का है। इधर ध्यान दो, इधर ये A13 हम पूछ देंगे कि कौन सा रो कौन से कॉलम का है, कौन से रो कौन से कॉलम का है A13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो वही चीज यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ R, अगर मान के चलो वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, तो R1 अगर यहाँ लिखा है इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट रो को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ C3 लिखा हुआ है इसका मतलब थर्ड कॉलम को इंडिकेट कर रहा है। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, समझ में आ गया ना। चलो
अब है आगे, जब आर आई और आर जे को इंटरचेंज कर देंगे, क्या हुआ? हाँ दिए ना बनाने हैं। हाँ तो कुछ कुछ देते हैं, देखो हम बनाएंगे अभी, ऐसा नहीं है। देखो हर एक चीज का वर्जन हमको पता है, हमको इसे क्या करना है। अब जैसे होमवर्क में दिए ना, तो कल सबसे पहले हम वही 5 सवाल को बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ तो ऑनलाइन वाले वो वर्क जब दिए ना, तो हम जब अगला लेक्चर वो देखेगा, उसको वहां पे सारा क्वेश्चन को वो खुद से चेक कर लेगा, जो बना है ठीक है, जो नहीं बना हुआ रहेगा वो खुद से सॉल्यूशन देख करके बना लेगा। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब है अगला, आर आई को इंटरचेंज करेंगे आर जे के साथ। जैसे जो ith कॉलम का है, जैसे एक्स ए वाई बी, ये दोनों कॉलम है। अब इस दोनों कॉलम को या तो दोनों रो में इंटरचेंज कर देंगे, या दोनों रो को दोनों कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। वही चीज है, क्या चीज? आर आई इंटरचेंज आर जे, आर आई इंटरचेंज आर जे। ये इंटरचेंज मतलब जानता है ना, इंटरचेंज एक दूसरे को चेंज करना है, इंटरचेंज करा जाता है, एक दूसरे के बीच परिवर्तन ही इंटरचेंज होता है, वो निरूपित करता है। जैसे देखो, अगर हम R1 और R2 को चेंज करेंगे, तो ये देखो, ये R1 है, ये R2 है कि नहीं है? तो R1 और R2 को यहाँ चेंज कर रहे हैं, तो R1 और R2 को ऊपर नीचे करके लिख दिए, ए बी, यहाँ देखो ए बी नीचे हो गया और एक्स वाई ऊपर हो गया। तो ठीक उसी तरह से जब C1 C2 को चेंज करेंगे, तो C1 C2 का मतलब क्या? बी वाई इस साइड, ए वाई बी वाई इस साइड, ए एक्स इस साइड, बी वाई इस साइड, ए एक्स इस साइड। समझ में आ गया? इंटरचेंज का मतलब कैसे क्या करेंगे? अगला अगला है कि जब आर आई को के आर आई से गुना करेंगे, दिख रहा है ना? जब आर आई को के आर आई से गुना करेंगे, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यह ith रो के सभी अवयव में के से गुना करने को दर्शाता है। जैसे देखो, अगर मान के चलो ये डिटर्मिनेंट है कितना बाय कितना का? 2/2 का। वंदना गेट को सटा के रखो, जब भी आती जाती है गेट सटा के रखो, ठीक है। तो ए बी और एक्स वाई रहेगा, तो अप्लाइंग, अब क्या करेंगे? R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? R2 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है कि R2 के पास जितना एलिमेंट होगा R2 के अंदर, सारा एलिमेंट को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, है अब कोई कांस्टेंट चीज से गुना करेंगे, यहाँ 2 की जगह 10 भी लिख सकते हैं। यहाँ के लिख देंगे, तो इसका मतलब यहाँ से के से गुना करेंगे 2 रो में, सेकेंड रो में। समझ में आया? चलो अब अगला, चौथा नंबर। अब क्या करेंगे कि आर आई को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। चेंज करने में क्या करेंगे? आर आई को कि आर आई में ऐड कर देंगे आर जे के साथ गुना किया हुआ के। क्या करेंगे? जैसे देखो, ए बी सी डी, उससे अच्छा है कोई नंबर लेके इंडिकेट करो, 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है। हमको चेंज क्या करना है कि आर आई को आर आई प्लस के आर जे करेंगे, ऐसा टर्म बनाना है, बनाना है ना। इसका मतलब है कि आर आई को सिर्फ चेंज करना है। कब चेंज करना है? कि जब हम आर जे को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो देखो, आर जे को पहले 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2 के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 के, हो गया ना? के से मल्टीप्लाई, सॉरी कॉमन में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हमको इसमें करना है कि आर जे, मतलब आर जे का मतलब क्या हो गया? ये 2 और 4 सही तो था। आर आई मतलब हो गया कि ith पंक्ति, ith रो का, जेएथ आर जे का मतलब हो गया कि जेएथ रो, मतलब जे टाइप का जो है। जैसे देखो, ये हो गया पहला और दूसरा, ये दूसरा टर्म हो गया। के कहाँ है? के कांस्टेंट टर्म है कोई चीज। अबे यार तुम लोग के में ऐसा, अब हुआ ना, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आर जे माने जे एथ रो, तो यहां क्या करेंगे कि आर आई में ये हो गया R1, इसको बोलेंगे आर आई, इसको बोलेंगे आर जे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसको बोलेंगे आर आई, इसको बोलेंगे आर जे।
1 2 3 4। अच्छा देखते हैं ना, पहले कैलकुलेशन करने दो ना, पहले समझो ध्यान से, एक एक स्टेप बता रहे हैं, एक एक स्टेप समझो। इसको क्या बोलेंगे आर आई, इसको क्या बोलेंगे आर जे। अब आर आई जब आर जे है तो देखो यहाँ से कि हमको चेंज किसको करना है, आर आई को या आर जे को, आर आई को। लेकिन आर जे में चेंज करके करना है, डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं करना है, आर जे के एलिमेंट में चेंज करना है, गुना करना है ना 2 से। तो 2 से पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब 6 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, बाकी सब वैसे रख देंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया? देखो इसको मान के चलिए ये आर आई है, हाँ बोले आर आई को चेंज करते हैं ना, आर आई का मतलब मान निकालना होता है। हाँ आर आई को छोड़ के जो बचा है ना उसको सेम ही रखते हैं। अब आर आई है ना, आर आई को आगे में आर आई प्लस 2 आर से उसको जोड़ के तब आर आई की जगह को लिखा जाता है। वही तो किया है, नहीं आप उसको चेंज करते हैं। कहाँ किए, देखो 3 4 सेम है, सिर्फ आर आई को चेंज किए हैं 7 और 10। ये आर आई है, ये आर जे है। आप पहले चेंज किए उसके बाद गुना करें तब। मेरा बात को नहीं समझ रहा, देखो क्या किया है, ये जो आर आई है इसको बोलते हैं आईएथ रो, हमने इसका नाम रखा आईएथ रो, ठीक है। आर जे इसको बोले जेएथ रो। कॉलम तो ये हुआ ना, हमको तो रो में चेंज नहीं करना है ना, आर जे, आर आई और आर जे, इसका नाम रखे आर आई, इसका नाम रखे आर जे। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ क्या किए, जैसे हमने आर आई रखा, ध्यान से देखना फिर से, आर आई में क्या करेंगे कि आर जे में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आर आई को जोड़ेंगे, तब आर आई का असली मान निकलेगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? ये है पुराना वाला आर आई, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये है पुराना वाला, ध्यान से सुनो, ये है पुराना वाला क्या चीज आर आई, पुराना वाला आर आई और पुराना वाला आर जे। अब हम क्या करेंगे कि आर आई पुराने वाले को वैसे रखेंगे, जैसे देखो पुराना वाला आर आई का मान कितना है 1 और 2 है ना, ये आर आई वैसे रखे। फिर क्या करेंगे कि जो पुराना वाला आर जे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तब नया वाला क्या बनेगा आर आई। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? ये जो आर आई नया वाला है, नया वाला आर आई बनाना है, इस नया वाला आर आई को बनाने के लिए हम पुराने वाले आर आई के साथ आर जे पुराने वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तब हमको नया वाला आर आई बनने मिलेगा। और आर जे को कांस्टेंट रखेंगे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में यही मान रहेगा, बाकी अलग जगह गुना करेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना था, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर जे का मान तो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा तुमको? तो बोलो यार, हाँ समझ गए, हम काहे बता रहे हैं इतना तो। क्या नाम रखने में गड़बड़ किए? तुम्हारा नाम सचिन है तो S1 नहीं तुमको बोल सकते हैं? हाँ वो चलो आर वही हुआ, आई जे रखो या R1 R2, इसीलिए तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं है। जब कंसंट्रेट रहेगा तो हम नाम चाहे C1 को C5 भी रख देंगे तो तुम्हारा दिमाग सही कैच करेगा। कंसंट्रेट मैंने रखता है, कंसंट्रेशन कितना है तुम्हारा। चलो अगला अपना लोग का हेडिंग आता है 5वां, कि जब आर इंटरचेंज कॉलम करेंगे, ये चीज शायद हम बता दिए हैं, अभी पिछले बता दिया है कि कॉलम को इंटरचेंज करेंगे रो में और रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में। हम नहीं बताए, सिर्फ R1 R2 और C1 C2 का इंटरचेंज बताया, पहला स्टेप याद है कि भूल गया? ये बताए हैं R1 इंटरचेंज R2 पहला स्टेप, दूसरा बताया है कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2, ये नहीं बताया कि कॉलम इंटरचेंज रो। तो देखो ए बी एक्स वाई, ये जो ए बी और एक्स वाई दिया हुआ है दो को, क्या हुआ? नहीं वो समझ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। और R1 R2 में कोई ऐसा चीज खाली देखो, अच्छा ठीक है, ठीक 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 समझ गए। C1 इंटरचेंज C2, तो अब जो मान के चलो डिटर्मिनेंट है, क्या है? डिटर्मिनेंट है, जैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट ए बी एक्स वाई। अब ये जो डिटर्मिनेंट लिए तो इसका R1 और इसका C1
चेंज कर दो, इसका R2 इसका C2 चेंज कर दो, मतलब सीधा जो रो में है उसको कॉलम में, जो कॉलम में है उसको रो में इंटरचेंज कर दो। यही था 5वां नंबर का। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? कितना देर का हुआ देखो तो। उस डिटर्मिनेंट जब रहेगा, चाहे 2/2 का रहे या 3/3 का रहे, तो जो डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट चाहे अब 2/2 का रहे या 3/3 का रहे, तो उसका मान कैसे निकालेंगे, किस मेथड से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, इनके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए पहला चीज होना चाहिए कि आपको विकर्ण के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि विकर्ण कहते किसको है। पहला तो इस टाइप का जो रहता है इसको कौन सा विकर्ण बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, इसको सेकेंडरी डायगोनल। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए सीधा याद रखेंगे कि क्या करेंगे कि मुख्य विकर्ण का गुणनफल, इसका गुणनफल मुख्य विकर्ण का गुणनफल माइनस माध्यमिक विकर्ण का गुणनफल। मतलब हो गया, इधर से देखेंगे कि सीधा ए बी माइनस क्या चीज, सॉरी ए डी माइनस सी बी, ये जो होगा यही अपना डिटर्मिनेंट का मान होगा। जैसे देखिए, अगर मान के चले ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसका मान हो गया 1 2 3 4। इस अगर डिटर्मिनेंट का अपने लोग को मान निकालना है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो डायगोनल है इसको कौन सा डायगोनल बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कौन सा डायगोनल बोलेंगे? सेकेंडरी डायगोनल। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 1 गुना 4 माइनस 2 इंटू 3। तो 1 गुना 4 माइनस 2 गुना 3, तो हो जाएगा 4 का 4 माइनस 2 तिया 6। मतलब इसका आंसर हो गया डिटर्मिनेंट का कितना? -2। समझ में आ गया? तो अब आता है दूसरा मेथड। अच्छा, 3/3 का रहेगा तो किस तरह से निकालेंगे? जैसे देखो, अगर यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया, इसका मान निकालिए। यहाँ अगर क्वेश्चन दे दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ अगर मान के चलो x का मान 0 आ गया, क्या आया? x का मान 0, तो वो आंसर क्या होगा? गलत होगा या सही होगा? गलत होगा। काहे आंसर गलत होगा? काहे कि यहाँ x का मान नेचुरल नंबर मांग रहा है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। कहां से होती है? 1 से। और यहाँ अगर मान के चलते x का मान -1 आ गया, -2 आ गया, माइनस कोई भी संख्या आया, तो वो भी आंसर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रख करके आंसर को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने के लिए x + 3 -2 -3x और 2x, ठीक है, बराबर ये हो गया -2 2 -3 -1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल दिया गया है इक्वेशन में, ठीक है, तो अब ये जो x + 3 है, ये x + 3 -2 के इक्वल हो गया, तो x का मान आ गया, तो -2 -3 = कितना आ गया? -5। और -3x किसके इक्वल आ गया? तो क्या x का मान -5 सही है? यहाँ जो x का मान -5 आया है, सही है या गलत है? कैसे गलत है? कैसे गलत है? हाँ, नेचुरल नंबर कह रहा है, बल्कि ये जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। फिर आप दूसरा निकालते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं कि -3x = -3, तो -3 से -3 कट गया, x का मान 1 आया। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। काहे कि हमको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दिया। देखिए, एक छोटा सा बात के लिए आंसर का कैसे मैच वेरी कर जा रहा है ना आंसर। अगर किसी को आंसर -5 आया, बना के निकल जाएगा, लेकिन रियलिटी में आंसर क्या है? वो गलत है। समझ में आ गया? चलिए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट का मान जो है वो लैपलेस एक्सपेंशन मेथड से निकालते हैं। किस मेथड से निकालते हैं? लैपलेस एक्सपेंशन मेथड से। ठीक है,
चलिए, तो लेप्लस मेथड से जो मान निकालते हैं, तो पहला मान है कि लेप्लस मेथड होता क्या है, लेप्लस एक्सपेंशन मेथड होता क्या है। तो लेप्लस एक्सपेंशन मेथड से अपने लोग डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है कि दो वर्टिकल लाइन के बीच किसी भी संख्या का इंडिकेट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन के बीच, उसके बाद उसका जो मान निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो दो मेथड है, एक है लेप्लस एक्सपेंशन और दूसरा है सेरस रूल। कौन सा रूल, सेरस रूल। और एक मेथड और था, कौन सा मेथड, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल से मान निकालना। कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल से, जो कि हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो अब रूल नंबर 1 में क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। कि पहला चीज कि सारणिक का मान सेम ही रहेगा। अगर इसको, अगर क्या करेंगे, किसको, डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम, किसी रो या कॉलम, किसी या रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे वो आगे जानेंगे। एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जनरली उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें शून्य की संख्या अधिकतम हो। इस बात को देखिए डिटेल से जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में चाहे 3/3 का रहे चाहे 2/2 का रहे, जिसमें चाहे कोई रो हो चाहे कोई कॉलम हो, उस रो या कॉलम में डिटर्मिनेंट की संख्या जितनी होगी, मतलब उसके अंदर एलिमेंट में जीरो की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जैसे देखिए कोई डिटर्मिनेंट हम लिख रहे हैं 0 1 2 7 8 0 3 0 0। क्या हमको अगर इसको एक्सपेंड करना है और लेप्लस एक्सपेंशन से अगर हम इनको इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए लेप्लस एक्सपेंशन से हमको इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। किस एक्सपेंशन से, अब किस मेथड से, लेप्लस एक्सपेंशन मेथड से। कैसे निकालेंगे, तो पहला चीज एक्सपेंड करना है, और वो कैसे करेंगे यहां ध्यान से देखिए। एक्सपेंड करना है वो पहले वो बात है, लेकिन उससे पहले ये बात कि किसके अलोंग करेंगे। तो किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। देखिए इस रो में ये जो R3 नाम का रो है, इस रो को क्या बोलेंगे, R3। ये जो R3 नाम का रो है, उस रो में ये जो जीरो है, देखिए इसमें 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 दो जो मतलब है R31 R32 और R33, इस दोनों में जो एलिमेंट है वो जीरो है, मतलब जीरो उनका मान है। तो जब जीरो इनका मान है तो सिर्फ 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। काहे कि इन सब के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो उसके बाद इस जीरो से गुना करना पड़ेगा, और जब जीरो से गुना करना पड़ेगा तो उसका मान जीरो ही आएगा। इसलिए पहले 3 से के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। अब आता है कि एक्सपेंड करेंगे कैसे। इतना तो पता एक्सपेंड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इनके बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए कुछ ले लेते हैं अच्छा से। 3 4 2 7 0 8 0 0 9 0 0 सबसे ज्यादा किसमें है, R3 में है। ठीक है, ये जो R3 में है ये 0 0 9। तो यहां पर देखिए अगर हम मान के चलते एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करने का नियम, एक्सपेंड कैसे करें देखो। उसके लिए सबसे पहला चीज करना पड़ेगा सिंबल, चिन्ह। जैसे यहाँ प्लस माइनस प्लस बताए थे ना इससे पहले, यही चीज देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम बताए। पहला नियम, रूल नंबर 1, अवयव के स्थान का चिन्ह। किसका, ये जो अवयव दिया है 3 0 4 -1 0 -3 0 5 2, ये सारा अवयव है, लेकिन इनका पहले से जो स्थान है, जैसे देखिए ये 3, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, इसके पीछे प्लस है, और इनके स्थान के पास प्लस का सिंबल रहता ही है। किसका सिंबल, प्लस का सिंबल रहता ही है। लेकिन यहाँ प्लस के बाद माइनस का सिंबल आ जाता है, उसके बाद फिर प्लस का सिंबल आता है, फिर इसके बाद माइनस का सिंबल आता है, फिर प्लस का सिंबल आता है, फिर माइनस का सिंबल आता है। तो इस तरह से सिंबल आता है। हाँ बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम डिटर्मिनेंट का मान निकालने लगेंगे। ठीक है, अब आता है कि अवयव के स्थान का चिन्ह। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, ये इनके स्थान का चिन्ह है। यहाँ पे ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
अब हमको डिटर्मिनेंट का मान रख दे, जैसे 1 2 3। अब हमको 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मान के चलते हैं, अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, किसके अलोंग? फर्स्ट रो के अलोंग। जैसे हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ जो 1 का मान रखेंगे, यहाँ अगर यहाँ पहले से क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +1। बाकी डिटर्मिनेंट अगर इसको इस तरह, इसको ऐसे करेंगे और इसको मतलब जिस रो और या कॉलम में वो एलिमेंट है, जैसे देखो 1, कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है? कौन सा रो कौन सा कॉलम में है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो जिस रो या कॉलम के अंतर्गत हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो उसको ढक देंगे। जैसे अपने लोग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया। इस दोनों को ढकने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। उनका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ले लेंगे। और 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक मेथड बताया, कौन सा? डायगोनल वाला, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उस मेथड से डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से पहले चीज लेप्लस एक्सपेंशन मेथड से निकालने के लिए हमको साइन का जानकारी होना पहले जरूरी है। तब हम अगर मान के चलिए अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके पीछे प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ जैसे +1, फिर डिटर्मिनेंट रखेंगे, फिर क्या? -2, फिर डिटर्मिनेंट, फिर +1, फिर डिटर्मिनेंट। इस तरह से इसको फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर -2 से गुना करेंगे। तो इस तरह से जो निकालेंगे तो उसका मान निकलेगा। समझ में आ गया? चलिए अब अगला है, इसी में और चीज है, देखो अगला है कि रो कॉलम नंबर मेथड। दूसरा मेथड, जैसे दूसरा मेथड किस चीज का? साइन का। अभी लेप्लस एक्सपेंशन बता रहे हैं, लेप्लस एक्सपेंशन में साइन निकालना पहले बता रहे हैं कि एक एक करके प्लस माइनस प्लस लिखो, एक एक करके प्लस माइनस प्लस लिखो, माइनस प्लस माइनस लिखो, प्लस माइनस प्लस लिखो। ये एक एक करके रो और कॉलम में बता रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे कि या तो रो कॉलम नंबर मेथड में जिस रो या कॉलम के अंतर्गत करेंगे सिर्फ ओनली उसी का साइन लेकर के काम करेंगे। देखो कैसे, देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि तत्व के स्थान का चिन्ह पहले करेंगे। किसका चिन्ह? तत्व के स्थान का चिन्ह। जैसे देखो मान के चलो 3 4 -5 6 -7 7 8 -8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है। क्या है? डिटर्मिनेंट है। ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, इस डिटर्मिनेंट में देखिए अगर हम फर्स्ट रो के अंतर्गत क्या करते हैं, इंटरचेंज मतलब एक्सपेंड करते हैं, तो इसका सिंबल प्लस माइनस और प्लस, तीन चीज प्लस माइनस और प्लस। अगर इस रो के अंतर्गत हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो आयत यहाँ क्या दिखा रहा है? रो नंबर, और जे यहाँ क्या दिखा रहा है? कॉलम नंबर। तो अगर हम इसमें पूछ देंगे कि -5 के स्थान का चिन्ह क्या है, किसका चिन्ह क्या है? -5 के स्थान का चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह हो जाएगा -1 का पावर 1 + 3। मतलब अगर किसी, इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से सुनो, कि रो या कॉलम नंबर मेथड से निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला होता है -1 का पावर i + j। क्या होता है? -1 का पावर i + j। इस फॉर्मूला से अपने लोग मान निकालेंगे। जैसे देखो अगर मान के चलो हम कह देंगे यहाँ पर -8 के स्थान का चिन्ह निकाले, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अपने लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि इसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान कौन सा है। इसको दिख नहीं रहा है, उलट करके देखता है, ठीक है। तो -8 के स्थान का चिन्ह हमको कैसे निकालेंगे बताओ? ये जो -8 दिया गया है, इसके स्थान का चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहला चीज इसका स्थान क्या है, पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है A31 A32, तो A32 है। तो I का मान यहाँ कितना आ गया? 3, J का मान यहाँ कितना आ गया? 2। अब -1 का पावर क्या करेंगे कि I का मान 3, J का मान 2, तो -1 का पावर 5 कितना आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस आएगा ना, -1 आएगा मतलब माइनस का सिंबल आएगा। वही ना हम पूछे कि इस जो मान के चलिए एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या है, दिन पूछे। तो अगर
हाँ चेंज हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है, उसका सिंबल निकालेंगे तो हाँ, तो क्यों प्लस में आएगा? अगर -8 का चिन्ह यहाँ 9 पे दे देंगे, मान के चलिए -8 यहाँ 9 के जगह रख देंगे, तो फिर कौन सा आएगा? A31, A33 आ गया, तो A33 तो 3 3 6, कोई भी संख्या माइनस, चाहे -1 का पावर इवेन नंबर, मतलब क्या चीज? पॉजिटिव, उसका साइन ऑफ पोजीशन कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया? यही चीज बता रहे थे। इसको लेप्लस एक्सपेंशन से निकालने के लिए साइन का जानकारी होना जरूरी है, और साइन का जानकारी कौन सा मेथड से निकालते हैं? 2 मेथड से। एक कौन सा निकालते हैं? एक सब में प्लस माइनस प्लस लिख के डाल दिए। एक क्या करते हैं कि किसी पर्सनली रो या कॉलम के अंतर्गत डाल करके निकालते हैं, और वो कौन सा फॉर्मूला से निकालते हैं? तो अभी एक क्वेश्चन देते हैं, -1 का पावर i प्लस जे के फॉर्मूले से। अब देखो इस फॉर्मूला का पावर कितना है। इस फॉर्मूला के पास इतना पावर है कि अभी तुमको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि तुमको उसको डिटर्मिनेंट लिखने का जरूरी नहीं है, लेकिन उनके अंदर के एलिमेंट का साइन तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये दिया है कि 50 ऑर्डर, मतलब फाइंड द साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू 29 रो एंड 30 कॉलम इन 50 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कोई जो है 50 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कितना ऑर्डर का? 50 ऑर्डर का। उस 50 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हमको 29वां रो, कौन सा रो? 29वां रो और 30वां कॉलम का एलिमेंट का साइन जानना है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? कोई 50 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसका 29वां रो और 30वां कॉलम का क्या जानना है? साइन। वो कैसे जानेंगे? अगर हम उस पहले वाले मेथड से जाएंगे तो पूरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको आसानी से निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? -1 का पावर i प्लस जे। अब जैसे i और j का मान दिया है, i का मान कितना दे दिया? 29, j का मान कितना दे दिया? 30 दे दिया, दिया है ना। 29वां रो का मतलब i ना, 30वां कॉलम का मतलब क्या? जे ना। i का मान 29, j का मान 30, 29 30 को ऐड करेंगे तो -1 का पावर 59। क्या ये इवन नंबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट का साइन होगा वो कितना होगा? माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस होगा। क्या मजेदार क्वेश्चन नहीं है? अगर कह देंगे 100वां, मतलब 100वां ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, कह देंगे उसका 67वां कॉलम 30वां रो, 67वां कॉलम 66वां रो, ऐसे ही हो सकता है ना। अब कह देंगे 30वां रो तो संभव नहीं ना है, कहिए काहे? कि रिलेटेड रहता है ना। जैसे कह देंगे 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम, या तीसरा रो चौथा कॉलम, ऐसा तो नहीं कह सकते तीसरा रो पहला कॉलम, तुरंत नहीं कह सकते, दूर हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसमें आसान है, इसमें कहना मुश्किल है। समझ में आ गया? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बाय लेप्लस एक्सपेंशन। अभी तो पहले साइन बता रहे थे, अब है कि मान कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे। देखो पहला करेंगे, अगर हम मान के चलते हैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। किसके अलोंग? फर्स्ट रो के अलोंग। तो जैसे हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमको, अगर हम ये फर्स्ट रो इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करेंगे A1 एलिमेंट के साथ। किसके साथ? A1। तो हमने पहले बताया है कि किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट के साथ एक्सपेंड करेंगे तो मतलब, या अगर मान के चलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है इसको ढक देंगे। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ढकने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट कर देंगे। डिटर्मिनेंट कर देंगे, वही किए हैं उस। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि A1 का साइन नहीं, A1 के पोजीशन का साइन क्या है? A1 का साइन नहीं, A1 का साइन तो प्लस है, उसके पोजीशन का, उसके स्थान का साइन जानना जरूरी है। किस मेथड से? लेप्लस एक्सपेंशन मेथड से। और साइन कितने मेथड से जानते हैं? 2 मेथड से। वो चीज हम बता दिए हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं A1 के स्थान का चिन्ह गुना A1, यहां मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? A1 के स्थान का चिन्ह,
A1 का जो स्थान है उनका चिन्ह, और A1 के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बचेगा B2 B3 C2 C3 का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। फिर क्या करेंगे, A2 के अलोंग करेंगे, तो जिस रो और जिस कॉलम के अलोंग कर रहे हैं उसको ढक देंगे, तो क्या बचेगा, B1 B3 C1 C3। फिर उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, साइन के साथ न रखेंगे। यहाँ देखिए दिया है A2 के स्थान का चिन्ह गुना A2, समझ में आ रहा है ना। तो स्थान का चिन्ह अगर माइनस रहेगा तो माइनस A2 से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन दूर होगा। आप लोग अभी कह रहे थे ना, अगर मान के चलिए यहाँ पर -8 लगा है, तो क्या अगर यहाँ पर A2 के स्थान का चिन्ह माइनस है तो A2 का मान -8 हो गया, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसलिए थ्योरी का जानना डिटेल से बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो गया। अब है A3 के स्थान का चिन्ह, तो A3 का स्थान का चिन्ह यहाँ क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। काहे, उसका पोजीशन है A13 3 1 4, -1 का पावर 4 का मान +1 ना, +1, तो इसका पोजीशन का मान कितना होगा, प्लस। वैसे देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ प्लस A3, बाकी जिस रो जिस कॉलम के अंतर्गत निकाल रहे हैं उसको ढक करके जो बाकी बचेगा उसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लैप्लस एक्सपेंशन का निकाल लेंगे, और डिटर्मिनेंट किस मेथड से निकालेंगे, 2/2 का डायगोनल वाले मेथड से। पहले प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, और 3/3 का डिटर्मिनेंट का अगर वैल्यू लैप्लस एक्सपेंशन से निकालना रहेगा तो पहले 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हमको आना चाहिए, उसके बाद पोजीशन हमको निकालने आना चाहिए, तब हम लैप्लस एक्सपेंशन से किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल पाएंगे। समझ में आ गया, हाँ जरा से बताएंगे। हाँ इसके बाद सरस ही है। अब देखो यहां पर क्या है, अगर हम इसको कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो हम रो R1 के अलोंग एक्सपेंड किए थे ना, अभी किए थे ना R1 के अलोंग। अब अगर कॉलम 2 के अलोंग करेंगे तो कैसे करेंगे, पहला ध्यान में याद रखेंगे लैप्लस एक्सपेंशन बनाते समय, अगर हमको एक्सपेंड करना, क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है, गेट लगा, अगर हमको एक्सपेंड करना है तो सबसे पहला चीज कौन सा रो और कौन सा कॉलम लगाएंगे, कौन सा रो और कौन सा कॉलम के अंतर्गत निकाल रहे हैं। जैसे देखो अगर मान के चलो हमको A2 के अलोंग निकालना, तो इसका सिंबल हो गया माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो A2 के अलोंग निकालेंगे तो A2 किसके साथ, माइनस के साथ, उसके बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, कितना आएगा A1 A3, उसके बाद क्या आएगा C1 A1 A3 A1 A3 B1 B3 आएगा, वही तो कह रहे हैं। बोलिए क्या क्या आएगा फटाफट, हाँ C1 C3, फिर देखिए प्लस में B2, अब जैसे B2 को ढकेंगे A1 A3 C1 C3 A1 A3 C1 C3, फिर माइनस में C2 A1 A3 A1 A2 होगा ना, A1 A3 और B1 B3। बाकी अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल के इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, फिर इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल के इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, और इस डिटर्मिनेंट का मान निकाल के इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमको लैप्लस एक्सपेंशन से 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। आगे कल बात करेंगे सेरस रूल से कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।